हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्चुअल ट्रांसफार्मर का कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था और उस सर्किट डायग्राम से हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड के लिए और सेकेंडरी साइड के लिए वोल्टेज इक्वेशंस लिखी थी। उन इक्वेशंस का यूज होगा ट्रांसफार्मर का जब हम डिफरेंट लोड पे कंप्लीट फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो फेजर डायग्राम हम लोग पहले भी बना चुके हैं, नो लोड का भी और ट्रांसफार्मर ऑन लोड का भी। वो इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं था। तो कंप्लीट फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स देखेंगे फेजर डायग्राम के बारे में, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि फेजर होता क्या है, जैसे फेजर में क्या करते हैं, हम लोग वेक्टर बनाते हैं, जबकि ये जो फेजर है, ये जो वेक्टर है, वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में हमने वोल्टेज अप्लाई किया, करंट चाहे प्राइमरी साइड की हो चाहे सेकेंडरी साइड में, वोल्टेज और करंट दोनों होते हैं और ये दोनों वोल्टेज करंट जो होते हैं वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होते हैं। तो जैसे हम ये माने कि कोई एक वेव शेप है जो कि एक करंट है, करंट की वेव शेप है ये, इसमें एक साइकिल हमने शो की है, ये अल्टरनेटिंग इन नेचर है। ये हो गया हमारा ओमेगा टी टाइम के रिस्पेक्ट में, ये इसका हो गया कंप्लीट एक साइकिल टाइम पीरियड हो गया। यहाँ पर इस कंप्लीट टाइम पीरियड जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया यहाँ पर 180 डिग्री और ये हो गया 360 डिग्री। ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड, IM भी बोल सकते हैं, ये कंप्लीट मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर हम कहें कि इसको आप वेक्टर से रिप्रेजेंट करो या इसका फेजर बनाओ, तो फेजर बनता है, फेजर किसकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का फेजर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बनता है। तो अगर हम इसका फेजर बनाना चाहें, आपसे कहें कि 0 पोजीशन पे बताइए इसका फेजर, तो इसको जब हम फेजर ड्रॉ करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड तो देखिए यही रहेगा। ये अगर हम इसका देखें मैग्नीट्यूड 14 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम मेजर करना चाहें, इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो इसको हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ एक्स एक्सिस पे, इसको हम ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पे, मैग्नीट्यूड इसका वही रहेगा। ये हो गया हमारा I, ये हो गया हमारा I, ये हो गया 0 पोजीशन पे। अब अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें यहाँ 90, यहाँ इस पोजीशन में, तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। इसके पैरेलल एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये जो हुआ, ये जो हुआ, ये इसी करंट की पोजीशन हो गई। इसी करंट को देखिए, इसी यही वेव शेप है, इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो 0 इस पोजीशन में जब वेव शेप है तो वो ये है। जब ये 90 डिग्री पे आई ये वेव शेप, तो ये देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये आगे बढ़ रही ना, आगे बढ़ रही फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन करते हैं तो ये जो वेक्टर होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज चलता है, वेक्टर काउंटर क्लॉकवाइज चलता है। तो ये 90 डिग्री रोटेट कर गया। अब अगर इसके बीच में कोई भी एंगल है, कोई भी एंगल, मान लिया 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री पे इसका पैरेलल खींच दीजिए 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री पे हो जाएगा, वो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे खींचोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह जब आगे बढ़ेंगे, ये मैक्सिमम पोजीशन से फिर इधर जाएगा, जब ऐसे जाएगा यहाँ पे जाएगा तो फिर वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये वेक्टर हो जाएगा ये I। तो ये जो वेव शेप है, ये जो वेव शेप है, इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो अगर यहाँ 0 पोजीशन से 90, जैसे ये ऐसे गई, तो ये जो इसको हम रोटेट करेंगे इस I को हम वेक्टर में, तो ये 0 डिग्री, जब ये यहाँ पे है तो यहाँ, जब ये यहाँ पे गया तो यहाँ, फिर ये इधर आया तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, और जब वहाँ पहुँचेगा तो ऐसे, यानी ये इधर 360 डिग्री गई, तो इसको जब हम वेक्टर से प्रेजेंट करेंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोटेट हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगा, इधर वेव शेप आगे बढ़ रही है, इधर वेक्टर रोटेट कर रहा है। तो ये तो हुई एक वेव शेप। जैसे अगर हम कहें यहाँ पर ये फेजर, व्हाट इज फेजर, फेजर देन फेजर इज नथिंग बट रोटेटिंग वेक्टर। फेजर जो होता है वो रोटेटिंग वेक्टर होता है। ये तो है यहाँ पर केवल एक क्वांटिटी, लेकिन जब हम एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ होंगी
तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे तो एक ही क्वांटिटी, अब हम वोल्टेज करंट दोनों की अगर बात करें, अगर वोल्टेज करंट दोनों, यहाँ पर दो वेव शेप हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्योर इंडक्टर की, प्योर अगर इंडक्टर है या प्योर इंडक्टेंस है तो उसमें अगर हम वोल्टेज अप्लाई करें तो उसमें करंट फ्लो करेगी। अगर ये प्योर इंडक्टेंस है तो जो करंट होगी वो 90 डिग्री लैग करेगी। तो ये हो गई आपकी करंट वेव फॉर्म और ये हो गया हमारा वोल्टेज। वोल्टेज हमारा लीड करेगा और करंट लैग करेगी 90 डिग्री से। इन दोनों वेव शेप के बीच में करंट की वेव शेप हो गई और ये वेव शेप हो गई वोल्टेज की। दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। अब अगर हमें इसका फेजर ड्रॉ करना है तो जैसे आपको मैंने बताया कि 0 डिग्री का अगर हम यहाँ बात करें, 0 डिग्री, एट 0 डिग्री, इस पोजीशन की बात करें, इस पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन पे देखिए करंट कैसे बनाया जाएगा। करंट बनाया जाएगा इस पोजीशन में, करंट बनेगा 0 डिग्री पे एक्स एक्सिस पे, ये हो गया हुआ करंट। और वोल्टेज कैसे बनाया जाएगा, वोल्टेज यहाँ है, वोल्टेज का परपेंडिकुलर जब हम खींचेंगे तो यहाँ आएगा, तो वोल्टेज बनाया जाएगा हमारा वाई एक्सिस पे, ये हुआ वोल्टेज। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री या π/2 का फेज डिफरेंस होगा। ये हुई एट 0 पोजीशन। इसको हम यहाँ कह सकते हैं ये हुई हमारा करंट और ये हुआ हमारा वोल्टेज, दोनों के बीच में π/2। अब अगर इसी को हम ड्रॉ करें यहाँ पे, ये हो गया 0 डिग्री पे, अगर हम ड्रॉ करें यहाँ 90 डिग्री पे या π/2 पे, π/2 पे क्या होगा, देखिए ये यहाँ था ना करंट, यहाँ से यहाँ गया, आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज, तो आई कहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे, ये हुआ ना इसका परपेंडिकुलर आई। करंट जो 0 था, जो एक्स एक्सिस पे था, अब 90 पे हो गया, नहीं करंट अब हो जाएगी इस एक्सिस पे, करंट हो जाएगी इस एक्सिस पे, ये हो गया π/2 पे, करंट हो गई इस एक्सिस पे। और जो वोल्टेज वो वहाँ था वो अब यहाँ आ गया 90 डिग्री, तो वोल्टेज जो यहाँ था आगे बढ़ रही ना वेव शेप, जब वेव शेप आगे बढ़ती है तो वेक्टर काउंटर क्लॉकवाइज जाता है। तो जब वोल्टेज यहाँ था तो ये था, इससे शो कर रहे थे, जब वोल्टेज 90 डिग्री पे यहाँ हो गया तो इसको हम वेव शेप कैसे, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज, तो वोल्टेज हो गया ये, यानी ये हो गया करंट, ये हो गई करंट हमारा यहाँ हो गई, करंट ये हो गई और वोल्टेज ये हो गया 90 डिग्री। ये है एट 0 पोजीशन और ये है एट π/2, ठीक है। इसी तरह हम जब आगे बढ़ेंगे तो जैसे और आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे जो करंट यहाँ था फिर ऐसे रोटेट की, अब ऐसे रोटेट कर जाएगी, करंट यहाँ हो जाएगी, वोल्टेज यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगी 270 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, और 270 डिग्री पे क्या हो जाएगा, फिर रोटेट कर जाएंगे, आई यहाँ हो जाएगा और वी वहाँ हो जाएगा, उसके बाद फिर 360 पे जाएंगे, फिर यही हो जाएगा। हमने 90 डिग्री पोजीशन को डिस्कस किया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट एक्स एक्सिस में शो की है, वोल्टेज यहाँ पे करंट यहाँ है, वोल्टेज यहाँ, करंट यहाँ पे एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में हो, यहाँ इधर हो गई, यहाँ हो गई। ये चारों क्या हैं, ये चारों ही वेक्टर डायग्राम हैं वोल्टेज और करंट के, और ये चारों ही सही है। कहीं पे हमने करंट को एक्स एक्सिस में शो किया है, कहीं करंट को हमने वाई एक्सिस में शो किया है, कहीं करंट को हमने ऐसे शो किया है, कहीं करंट को हमने फिर ऐसे शो किया है। बेसिकली जो फेजर डायग्राम होता है वो एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी की पोजीशन होती है, और जो फेजर डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग साइकिल है, अल्टरनेटिंग साइकिल के किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड पे, किसी एक पर्टिकुलर स्टैंड में सारी वैल्यूज़ की डायरेक्शन, सारी वैल्यूज़ की पोजीशन ड्रॉ की जाती हैं, और फेजर डायग्राम में एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी की पोजीशन बनाई जाती है, ड्रॉ की जाती है। मैंने ये इतना सब डिस्कशन इसलिए किया कि आप देखिए जब हम कंप्लीट वेक्टर डायग्राम, कंप्लीट फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे अभी ट्रांसफार्मर का, कि तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि किसी बुक्स में आप देखेंगे कि जो वोल्टेज, जो हमने कहा था, जो हम ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो V2 से चलेंगे V1 तक, तो कहीं तो फेजर डायग्राम में वोल्टेज V2 इधर लिखा होगा,
होगा क्या, आप डिफरेंट डिफरेंट जब बुक्स देखेंगे तो सभी बुक्स में कहीं पे तो फेजर डायग्राम आपका वर्टिकल बना होगा, कहीं तो आपका वर्टिकल बना होगा, कहीं आपका हॉरिजेंटल बना होगा, कहीं आपको V2 ऐसे लिया गया होगा फिर ड्रॉ किया गया होगा तो कुछ और बनेगा, वो आपका हॉरिजेंटल बनेगा, कहीं पे आपको V2 वर्टिकल लिया हो गया होगा तब फेजर डायग्राम ड्रॉ किया होगा। कहीं आप देखोगे वर्टिकल आपका E1 और E2 होगा, कहीं आपका वर्टिकल E1 और E2 होगा, कहीं आपका वर्टिकल V2 होगा, कहीं E1 E2 होगा, कहीं आपका V2 की पोजीशन ये होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह से फेजर डायग्राम बनेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सारे सही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी की पोजीशन बनाते हैं फेजर डायग्राम में, तो वो हो सकते हैं, वो रोटेट हो सकते हैं। पोजीशन एक के रिस्पेक्ट में दूसरी वो ठीक होनी चाहिए, तो इनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फेजर डायग्राम दिखाए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब फेजर डायग्राम अपना, कंप्लीट वेक्टर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर का कंप्लीट फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको ये इक्वेशन जान लेना ज़रूरी है जो हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस की थी। जिन्होंने पिछले वीडियो न देखा हो अभी तक, वो पहले पिछला वीडियो देखेंगे, उसके बाद ही ये समझ में आएगा उनको। वहाँ हम लोगों ने ये दो इक्वेशन डिराइव की थी, V2 = E2 - I2R2 - JI2X2। यहाँ से अगर हम E2 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें इसी इक्वेशन का यूज होगा, E2 = V2, सेकेंडरी साइड में E2 = V2 + I2X2 + JI2X2, ये इक्वेशन हम याद रखेंगे, इसको हम ध्यान में रखेंगे ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करते वक्त। और प्राइमरी में जो काउंटर EMF था -E1, दैट इज इक्वल टू V1 - I1R1 - JI1X1, इससे हमारा निकलेगा V1 = -E1 + I1R1 + JI1X1। ये जो दो इक्वेशन हैं हमारी, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद I1 जो निकालेंगे हम I0 + I2' से, यहाँ पे I2' होगा हमारा -KI2। हम जो प्रोसीड करेंगे वो V2 से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम V2 ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम V2 को हम रेफरेंस लेंगे, हम V2 से चलेंगे और प्राइमरी तक आएंगे। हमें इक्विवेलेंट सर्किट का भी ध्यान रखना है। इक्विवेलेंट सर्किट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसी से मैंने इक्वेशन निकाली है। पहले हम V2 ड्रॉ करेंगे, V2 में हम I2R2 ऐड करेंगे और JI2X2 ऐड करेंगे। ये तीनों जब हम ऐड करेंगे तब E2 मिलेगा, E1 मिलेगा। वहाँ से हम -E1 निकालेंगे। -E1 निकालने के बाद फिर हम करंट I1 की डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। जब I1 की डायरेक्शन, क्योंकि हमें क्या करना है, -E1 में I1R1 ऐड करना है, तो इसके लिए I1 की डायरेक्शन निकालेंगे। I1 की डायरेक्शन निकालने के बाद I1R1 ऐड करेंगे -E1 में, JI1X1 ऐड करेंगे, वहाँ से हमें V1 मिल जाएगा। इतना हमें प्रोसीड करना है। तो इन इक्वेशन को हम ध्यान में रखेंगे। इन इक्वेशन की सहायता से भी हम ये वेक्टर डायग्राम निकालने वाले हैं। और हम 3 केस में इसको डिस्कस करेंगे, प्योर रजिस्टिव लोड में, रजिस्टिव इंडक्टिव में और रजिस्टिव कैपेसिटिव में। तीनों केस में हम एक साथ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक साथ ड्रॉ करेंगे, जिससे आपको एक साथ तीनों में क्या डिफरेंस है वो पता चल जाए। तो सबसे पहले हम ये ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम रेफरेंस मानते हैं और रेफरेंस लेंगे हम वोल्टेज V2 को। वोल्टेज अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर वोल्टेज V2 को रेफरेंस मानकर फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम पहले रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस हमने माना वोल्टेज V2। वोल्टेज V2 को मैंने रेफरेंस माना। तो हम तीनों केस में पहले हम वोल्टेज को ड्रॉ कर लेते हैं, और वोल्टेज को हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वोल्टेज V2। ये और दूसरा ये V2। तो V2 हमने ड्रॉ कर लिया तीनों केस में, इसको हमने रेफरेंस माना। अब
हमें जो इक्वेशन मैंने पढ़ी थी वो इक्वेशन सेकेंडरी साइड की क्या थी? सेकेंडरी साइड की इक्वेशन थी E2 इक्वल टू V2 प्लस I2R2 प्लस JI2 X2। ये इक्वेशन ड्रॉ करनी है हमें। तो वोल्टेज तो हमने मान लिया, वोल्टेज को हमने रेफरेंस मान लिया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जब वोल्टेज को हमने रेफरेंस मान लिया तो अब आपको I2 ड्रॉ करना है। तो ये I2 की डायरेक्शन डिपेंड करेगी नेचर ऑफ लोड पर। अगर हमारा प्योर रजिस्टिव लोड है, प्योर रजिस्टिव लोड के केस में जो I2 की डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो वोल्टेज की डायरेक्शन है। जो वोल्टेज की डायरेक्शन है वही हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। करंट को हमने ड्रॉ कर लिया। करंट यहाँ पर I2 होगी वोल्टेज के ही फेज में। इंडक्टिव लोड पे अगर रजिस्टिव इंडक्टिव लोड है तो करंट की डायरेक्शन वोल्टेज से लैग करेगी। तो इस केस में हमने करंट को लैग करते हुए बना लिया। करंट ये हो गई I2। और कैपेसिटिव केस में जब कैपेसिटिव लोड है, कैपेसिटिव नेचर का लोड है, तो करंट वोल्टेज से लीड करेगी I2। तो ये हमने, ये तो इसी फेज में है। यहाँ V2 और I2 के बीच में फेज हो गया φ2। यहाँ V2 और I2 के बीच में फेज हो गया φ2। ये हो गई मेरी I2। अब क्या करना है? V2 प्लस I2R2 ड्रॉ करना है। तो रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू होगी, करंट की कोई वैल्यू होगी। रेजिस्टेंस और करंट I2 और R2 के मल्टीप्लिकेशन से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और डायरेक्शन आपका वही होगा जो I2 का डायरेक्शन है। तो V2 में आपको I2R2 कंपोनेंट ऐड करना है। तो V2 में आप I2R2 कंपोनेंट ऐड कर दीजिए। यहाँ पे क्या होगा? वो V2 की डायरेक्शन में ही होगा। यहाँ तो V2 की डायरेक्शन में ही होगा I2R2। ये हमने ऐड कर दिया I2R2। यहाँ V2 और I2 के पैरेलल I2R2 ड्रॉ कर दीजिए। I2 के पैरेलल ये हो गया I2 के पैरेलल I2R2। ये तीनों मैं एक साथ इसीलिए बना रहा हूँ कि आपको तीनों में डिफरेंस भी पता चल जाए। ये अब क्या है? कैपेसिटिव के केस में बना लीजिए I2R2। सेम चीज़ I2 के पैरेलल I2 के पैरेलल I2R2। अब हमने यहाँ तीनों केस में V2 प्लस I2R2। अब क्या करना है? V2 प्लस I2R2 प्लस JI2X2। J ऑपरेटर का मतलब 90 डिग्री, हम इसको I2X2 को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो I2R2 से इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। I2R2 से 90 डिग्री रोटेट करते हुए बना दीजिए। ये हो गया आपका I2X2। JI2X2 है, J का मतलब 90 डिग्री, हमने 90 डिग्री इसको रोटेट ही कर दिया तो इसमें अब हम J नहीं लिख रहे हैं। ये भी हो गया J 90 डिग्री ऑपरेटर लगाना। हो गया I2X2 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। ठीक, यहाँ भी इसी तरह कर दो, 90 डिग्री यहाँ भी कर लो।
I2X2। अब क्या हो गया हमारा, तीनों केस में V2 I2R2 और JI2X2, V2 प्लस I2R2 प्लस JI2X2 तीनों केस में हो गया। अब जब आप इसको V2 और I2R2 और JI2X2 को जब मिलाओगे, यहाँ से यहाँ मिलाओगे, तब आपको क्या मिलेगा, E2। इन तीनों केस में आपको मिल जाएगा E2, ये आपको मिल गया E2। इसमें भी मिला दीजिए E2 और यहाँ भी मिला दीजिए E2। ठीक है, E2 मिल गया आपको। अब E2 जिधर होगा वही इधर E1 होगा। ये आपको EMF इक्वेशन से ही मिल गया था। क्या था, फाई, जो फाई की डायरेक्शन थी, उस फाई की डायरेक्शन को जब आपने डिफरेंशिएट किया था, E1 E2 निकाला था, तो वहीं से आपको इन लोगों का फेजर मिल गया था कि E1 और E2 की डायरेक्शन जो थी वो फाई से, फ्लक्स फाई से 90 डिग्री लैग कर रही थी। E1 की डायरेक्शन भी और E2 की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन फ्लक्स से 90 डिग्री लैग कर रही थी। तो E1 और E2 की डायरेक्शन सेम रहेगी और E1 का मैग्नीट्यूड, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। वहाँ से आपकी डिसाइड होगी कि जो E1 की वैल्यू होगी E2 से कम होगी या ज़्यादा होगी या बराबर होगी। तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि E1 की वैल्यू जो है वो E2 से, मान लिया E1 की वैल्यू E2 से कम है, ये मान लिया, ये हमने मान लिया। और इसका मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं, ये E1 है, E1 9, ये हो गई E1 9, E1, ये E1 E2 की वैल्यू हो गई। अब फ्लक्स की डायरेक्शन में हम ड्रॉ करेंगे फ्लक्स की डायरेक्शन की। फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होती है, जैसा अभी मैंने बताया कि जो E1 और E2 की डायरेक्शन होती है वो फ्लक्स की डायरेक्शन से 90 डिग्री लैग करती है, यानी कि जो फ्लक्स होता है वो E1 और E2 दोनों से 90 डिग्री लीड करता है। तो जो फ्लक्स होगा वो 90 डिग्री लीड करेगा E1 और E2 दोनों से, E1 और E2 दोनों से जो फ्लक्स होगा वो लीड करेगा। ये मान लिया फ्लक्स की डायरेक्शन है। फ्लक्स की डायरेक्शन यहाँ भी 90 डिग्री लीड करेगा। फ्लक्स की डायरेक्शन ये 90 डिग्री हो गया फ्लक्स, इसे यहाँ भी बना दीजिए फ्लक्स की डायरेक्शन। जो फ्लक्स होगा वो E1 E2 से 90 डिग्री लीड करेगा। अब आगे ड्रॉ करने के लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट देखा था, तो I0 के दो पार्ट थे, I म्यू और IW। और I म्यू जो था वो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, और मैग्नेटाइजिंग करंट I म्यू जो होगी उसकी डायरेक्शन वही होगी जो फ्लक्स की डायरेक्शन है। तो फ्लक्स की डायरेक्शन में ही हमें मैग्नेटाइजेशन करंट मिलेगी। मैग्नेटाइजेशन करंट जो हमें मिलेगी वो फ्लक्स के डायरेक्शन में ही मिलेगी। तो सभी के केस में हम मैग्नेटाइजेशन करंट ड्रॉ कर लेते हैं फ्लक्स की डायरेक्शन में ही। ये हो गई हमारी I म्यू। हम साथ में मैग्नीट्यूड भी देख रहे हैं, इसलिए हम स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं। I म्यू I म्यू की डायरेक्शन वही होगी जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी। अब I म्यू की डायरेक्शन तो ये हो गई। जो आपकी IW की डायरेक्शन होगी, IW की डायरेक्शन होगी वो -E1 की डायरेक्शन में होगी। IW की डायरेक्शन जो होगी वो जो काउंटर EMF है -E1, इसी के पैरेलल में लगा है आपका X0 और इसी के पैरेलल में लगा है R0। तो यानी कि जो मैग्नेटाइजेशन करंट IM है वो -E1 से, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन करंट क्या है, ये इसका इंडक्टेंस में फ्लो हो रही है, रिएक्टेंस में फ्लो हो रही है। तो रिएक्टेंस में फ्लो होने वाली जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री
लैग करेगी, या जो वोल्टेज है काउंटर ईएमएफ -E1 है वो मैग्नेटाइजेशन करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। जो -E1 आएगा वो IMU से 90 डिग्री लीड करेगा। या हम इसको कह सकते हैं कि वो जो होगा वो E1 के अपोजिट होगा, E1 के अपोजिट होगा। तो इसको हम E1 के अपोजिट बनाते हैं -E1 को। E1 का मैग्नीट्यूड कितना था हमारा, उतना ही बराबर होगा, इक्वल। E1 का मैग्नीट्यूड हमने ड्रॉ किया है, E1 का मैग्नीट्यूड हमने ड्रॉ किया है 23 सेंटीमीटर। ये भी हम ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया -E1। यहाँ भी हम ठीक ड्रॉ कर देते हैं -E1 होगा उसके परपेंडिकुलर, फ्लक्स से 90 डिग्री या E1 के अपोजिट। ये तो ये हो गया हमारा -E1 ये हो गया हमारा -E1। समझते जाइए। ये तो मैंने क्या कहा, जो ये काउंटर ईएमएफ है ये पैरेलल सर्किट में, इक्विवेलेंट सर्किट में देखिए, ये जो IMU फ्लो हो रहा है वो रिएक्टेंस में फ्लो हो रहा है, और रिएक्टेंस में जो फ्लो हो रहा है ये -E1 वोल्टेज इसमें भी है। तो ये जो होगा -E1 से 90 डिग्री लैग करेगी IMU, या IMU से लीड करेगा -E1। तो इसलिए हमने लीड करता हुआ बता दिया। और इसी के पैरेलल में क्या है, इसी के पैरेलल में लगा हुआ है R0, जो काउंटर ईएमएफ -E1 है, इसी के पैरेलल में IWR0 भी है। तो जो IW करंट होगी वो E1 के फेज में होगी, तो IW करंट यहीं पे होगी, IW करंट जो होगी वो यहीं पे होगी, IW करंट ये होगी, IW करंट, IW और IW का मैग्नीट्यूड जो होता है वो IMU से कम होता है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और IMU IW आपने नो लोड फेजर डायग्राम में भी देखा था कि IMU और IW एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वही I0 होता है, क्योंकि I0 के ही ये कंपोनेंट होते हैं IMU और IW, यानी कि IMU और IW का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा हमारा I0। तो आपको इसका रिजल्टेंट बनाना है, तो वो आप रिजल्टेंट बना लीजिए तीनों के केस में। एक एक स्टेप समझते चलिए। यहीं पर ये हम तीनों के केस में पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये तीनों के केस में मैंने पैरेललोग्राम बना लिया, तो इस पैरेललोग्राम से हम ऐड कर दें। जब हम इनको ऐड करेंगे पैरेललोग्राम से, तो हमें तीनों के केस में मिल जाएगा, ये जो करंट होगी ये हो जाएगी I0, ये I0 करंट हो गई। अब ये I0 करंट तो ये हो गई। अब क्या करना है आपको, प्राइमरी के लिए, प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी के लिए इक्वेशन थी, अगर हम प्राइमरी की इक्वेशन बताएं तो प्राइमरी की इक्वेशन थी V1 इक्वल टू -E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1। ये जो -E1 है, -E1 जो है इसमें हमें I1 R1 ऐड करना है और JI1 X1 ऐड करना है। ये जब हम ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा V1। तो ये ऐड करने के लिए हमें I1 निकालना होगा। I1 के लिए था क्या, I1 क्या थी हमारी, I1 थी I0 प्लस I2 डैश। I0 तो आपके पास मिल गई, I2 डैश निकालना है, तो I2 डैश क्या थी, I2 डैश थी हमारी -KI2, जिसका मैग्नीट्यूड था KI2 और वो 180 डिग्री फेज अपोजिशन में थी।
तो आपको यहाँ पे I1 निकालने के लिए I0 है, हमें I2 डैश निकालना होगा, और I2 डैश के लिए माइनस के I2। अब यहाँ पे K की वैल्यू डिपेंड करती थी, K की वैल्यू क्या थी, K की वैल्यू थी N2/N1। K की वैल्यू डिपेंड करती थी कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। तो यहाँ पे हमने मान लिया है E1 की वैल्यू कम, E2 की वैल्यू ज़्यादा। इसका मतलब कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप अप है, तो जो K की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो I2 डैश की जो वैल्यू होगी वो I2 से बड़ी हो जाएगी, और 180 डिग्री फेज अपोजिशन में हो जाएगी। तो हमें अब बताना है I2 डैश। तो I2 डैश के लिए हम I2 के अपोजिशन में बनाएंगे I2 डैश बना देते हैं। तीनों केस में हमें I2 डैश बनाना है। ये हो गई हमारी I2 डैश। तीनों केस में हमें I2 डैश बनानी है, I2 डैश। अब जब I2 डैश बन गई तो अब I0 और I2 डैश क्या है, I0 और I2 डैश का सम है I1। ये अलजेब्रिक सम नहीं है, वेक्टर सम है। तो I0 और I2 डैश मिल गई हमें तीनों केस में, I0 और I2 डैश। जब I0 और I2 डैश मिल गई तो इनका अब हमें क्या करना है, वेक्टर सम। और वेक्टर सम के लिए फिर हमें पैरेललोग्राम मेथड से बनाना है। पैरेललोग्राम फिर बनाइए। ये जब हमारा पैरेललोग्राम बन गया तो अब इसको I0 और I2 डैश को जब हम ऐड करेंगे पैरेललोग्राम मेथड से तो ये आपकी आएगी I1, ये आपकी आ गई I1, ये आ गई I1। तीनों के केस में जब जैसे ही आप पैरेललोग्राम मेथड से I0 और I2 डैश को ऐड करोगे ये आपको मिल जाएगी I1। यहाँ इस केस में मिल गई ये I1। देखते जाइए तीनों केस में साथ ही I1, ये I1 मिल गई, ये I1 मिल गई। अब जब I1 मिल गई, अब देखिए I1 मिल चुकी है। अब आपको -E1 आपको पता है, I1 आपको मिल चुकी है। तो जैसे आपने इधर किया था एक ये -E1 में क्या करिए, I1R1 ऐड करिए, I1R1 ऐड करिए। -E1 में I1R1 ऐड करिए। तो I1R1 जो ऐड करेंगे वहाँ पे I1 की डायरेक्शन क्या होगी, जो इसकी डायरेक्शन थी वही पैरेलल में डायरेक्शन होगी I1R1 की। पैरेलल में ये मान लिया I1R1 हो गया, I1R1। इधर भी करिए I1 के पैरेलल में, I1 के पैरेलल में I1 के पैरेलल में ये हो गया आपका I1R1। ठीक, अब क्या है, I1R1 आपका आ गया। I1R1 के बाद JI1X1। अब आप कीजिए JI1, I1R1 के बाद JI1X1, फिर 90 डिग्री रोटेट कीजिए। I1X1 इस तरह यहाँ पर I1X1, इसी तरह यहाँ पे I1X1। ये हो गया, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हो गया। अब आपको मिल चुका है, अब आपको ये मिल चुका है प्राइमरी साइड के लिए -E1 प्लस I1R1 प्लस JI1X1, तीनों केस में I1, तीनों केस में मिल चुका है। जब आप इसको ऐड करोगे, जब ये ऐड करोगे तो वो मिलेगा आपको V1, यहाँ से आपको मिलेगा V1, ये जब आप ऐड करोगे ये मिलेगा आपको V1। यहाँ -E1 हम यहाँ लिख दें,
V आपको मिलेगा V1। इसी तरह यहाँ मिलेगा ये -E1 के रास्ते में आ रहा है, -E1 इधर लिख देते हैं। ये आपका आएगा V1, ये आपका V1। तो ये आपका हुआ फेजर डायग्राम। यहाँ पर देखिए V1 और I1 के बीच में जो एंगल होगा ये हो जाएगा आपका ∅1। V1 और I1 के बीच का जो एंगल होगा वो हो जाएगा ∅1। V1 और I1 के बीच का जो एंगल हो जाएगा ∅1। और V2 और I2 के बीच का जो एंगल है वो आपको दिख रहा है ∅2। V1 और I1 के बीच का एंगल ∅1। तो इस तरह से आप लोग रजिस्टिव लोड पर, इंडक्टिव लोड पर, कैपेसिटिव लोड पर, किसी भी लोड पर ट्रांसफार्मर का कंप्लीट फेजर डायग्राम ड्रा कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।